तो हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर स्ट्रिंग के अक्रॉस में। और उससे पहले हमने क्या देखा था कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा था, और फिर उसके बाद डिफरेंट नंबर ऑफ डिस्क इंसुलेटर के लिए हमने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर रिलेशन बोल सकते हैं उसे देखा था। उनके बीच में जो उनके अक्रॉस में जो पोटेंशियल अलग अलग होता है उसके, और जो फेज वोल्टेज होता है उसके बीच में रिलेशन क्या है वो देखा था हमने। तो आज की इस वीडियो में हम कोरोना के बारे में देखने वाले हैं। तो ये कोरोना ये वो वाला कोरोना नहीं है जिसने अभी ये करंट सिचुएशन में तांडव मचा रखा है पूरा। ये कोरोना हमारा इलेक्ट्रिकल का कोरोना डिस्चार्ज है। तो चलिए हम जल्दी से अपना ये वीडियो फिर स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ कोरोना की। द फिनोमिना ऑफ वायलेट ग्लो एंड हीजिंग noise and production of ozone gas in an overhead transmission line is known as corona। तो हम क्या देखते हैं कि ये एक फिनोमिना होता है कोरोना जो है हमारा यहाँ पर, वो एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है कि कंडक्टर जो होता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर जो यूज़ करते हैं उसके अक्रॉस में हमें एक वायलेट ग्लो देखने को मिलता है और हीजिंग साउंड सुनने को मिलता है, और वहाँ पर ओजोन गैस का प्रोडक्शन होता है। तो इसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। तो आप ये कहीं जब जा रहे होते हैं, ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि जहाँ पर हमारी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन गई होती है तो वहाँ पर आप ये हिसिंग साउंड सुन सकते हो उसकी। अगर आप कभी रात वात में ट्रैवल कर रहे हो या फिर शाम को भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये जो वॉयलेट ग्लो है इसका वो देखने को मिल सकता है। अगर मुझे नेटफ्लिक्स की फ़ोटो मिली तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा मैं, देख लेना आप। तो अगर मैं बात करूँ कि ये जो होता है हमारा एसी के केस में, इन एसी जो रफ पॉइंट होते हैं एसी का कंडक्टर जो रफ पॉइंट होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ग्लो ब्राइटर ब्राइटर। और जो इन अगर डीसी के केस की बात करें, इन डीसी तो जो उसका पॉजिटिव वायर होगा या फिर कंडक्टर होगा उसका वो तो यूनिफॉर्म ग्लो करेगा, और जो इसका नेगेटिव कंडक्टर होगा उस पर जो ग्लो होगा स्पॉटी ग्लो होगा, स्पॉटी ग्लो। तो अगर हम देखें कि कोरोना का फॉर्मेशन कैसे होता है तो मैं इससे पहले टॉपिक का नाम दे देता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ कोरोना। तो क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, इन नॉर्मल कंडीशन एयर में, मैं पूरा थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं बस की पॉइंट जो है इसके वो लिखते हुए चलूँगा। अगर आपको कभी एग्जाम वगैरह में लिखना पड़ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि इसे लिखना थ्योरी में बना के, और लेकिन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा और इनके की पॉइंट भी लिखते हुए चलूँगा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन जो एयर में हमारी प्रेजेंट होते हैं, present some ionized particles। अब आयोनाइज्ड पार्टिकल से मेरा मतलब है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इम्प्लाइज दैट या फिर आइए फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर हमारे जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो, तो ये हो गए हमारे उस हवा में हमारे कुछ आयनाइज्ड पार्टिकल होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, और प्रेजेंट होंगे हमारे कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो होंगे ही होंगे, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयंस जो है हमारे, ये कॉस्मिक रेज हो गई, यूवी रेज होती हैं, हमारी रेडिएशन होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है, उसके कारण जो है हमारी ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव आयंस जो है हमारी नॉर्मल कंडीशन में भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इसे लिखूँ तो ड्यू टू कॉस्मिक रेज, यूवी रेज
और हमारी रेडियो एक्टिविटी ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, क्योंकि मैं यही टर्म अभी यहाँ पर यूज़ होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी एक बेसिक की वीडियो थी जो फर्स्ट वाली, उसमें मैंने आपको फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके बाद फिर परमिटिविटी, और उसके बाद मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बारे में बता रखा है सब। तो मैंने आपको एक ऐसा कुछ बताया था वहाँ पे वीडियो में कि हमारा मान लो यहाँ पर एक कोई सोर्स चार्ज है, मैंने कैपिटल क्यू ले लिया, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अराउंड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया था मैंने वहाँ पे कि किसी सोर्स चार्ज के अराउंड में एक ऐसा स्पेस जहाँ पर अगर हम किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ले जाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, और उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता है, ये तो अलग बात है, चलो। और यहाँ पर फिर उसके बाद कंसेप्ट आया था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो उसमें क्या देखा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजरी लाइंस होती हैं जिसके ऊपर हमारा जो चार्ज है वो मूव करता है। मीन्स अगर वो यहाँ पर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो वहाँ से गुजरी होगी उसके ऊपर वो मूव करेगा। अब वो अट्रैक्शन होगा तो इधर की साइड जाएगा, और अगर रिपल्सन फोर्स होगी, रिपल्सन फोर्स जो है वो फील कर रहा होगा, एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो वो उसी लाइन पर वो बाहर की साइड जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है हमारी चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से आउटवर्ड होंगी, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होंगी। आई होप इतना क्लियर है आपका उस वीडियो से सब। और फिर आती है बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया नहीं था आपको, मैं इसके लिए वीडियो बनाने वाला था, चलो मैं बना दूंगा तो उसमें डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब जैसे यहाँ पर ये चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि अगर मैं कहीं इन्फिनिटी से बहुत दूर से, मतलब एक चार्ज लाऊं टेस्ट पॉजिटिव इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अब मैंने जो अपना वर्क डन किया ना, एनर्जी जितनी मैंने वेस्ट की उसे यहाँ तक लाने में, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। आई होप आपको समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सोर्स चार्ज है हमारा, ये यहीं रहेगा। मैं क्या करूँगा, एक बहुत दूर से मीन्स इन्फिनिटी से एक चार्ज लाऊंगा, और इन्फिनिटी से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे कि जहाँ पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जीरो हो, समझ रहे हो आप, वहाँ से मैं एक चार्ज लाऊंगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब मैंने उस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क किया ना, जितनी एनर्जी मेरी वेस्ट हुई, तो वो क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम वोल्ट में मेजर करते हैं। और अभी इतना ही जान लो आप। और ये जो है जब उसकी बेसिक वाली वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो अब आती है बात कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। क्या देखा जाता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो मैंने मान लिया यहाँ पे कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है। यहाँ से मैंने बताया कि पॉजिटिव के केस में चारों तरफ जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गई होंगी। तो मान लो यहाँ पर एक चार्ज है हमारा पॉजिटिव क्यू, टेस्ट चार्ज है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन में, मीन्स अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ले रखा है तो फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है तो फिर क्या बोल रहा हूँ मैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इस चार्ज को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आर डिस्टेंस पे, तो जो पोटेंशियल चेंज होगा ना उसके रेट को, इस डिस्टेंस के जो ये हमारा आर है इसके रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। मीन्स कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये बराबर डी बाय डी आर की बात कर रहा हूँ। ये हमारा पोटेंशियल हो गया, वी मैंने बताया कि वी से डिनोट करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं, और ये हमारा आर जो मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ ले जाने में जितना पोटेंशियल चेंज हुआ उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको बस इतना समझना है कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो वोल्ट, और इसकी डिस्टेंस की यूनिट हम मीटर मान लेते हैं तो वोल्ट मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। तो अभी हमने यहाँ तक क्या देखा था यहाँ तक। नॉर्मल कंडीशन में हमारी एयर में कुछ आयनाइज पार्टिकल जो है प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस, और नॉर्मल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अब जैसे कि हमारे दो कंडक्टर गए हुए, मान लो मैं इसे स्क्रीन से बनाता हूँ, दो कंडक्टर। अभी मैं इस वाले कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो इस कंडक्टर पे चार्ज जा रहा है इधर उधर, जब भी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इसके अंदर से, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इसके अराउंड में। मान लिया ये एक स्पेस है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रखा है पूरे कंडक्टर के अक्रॉस में। बस यहाँ मैं इधर की बात कर रहा हूँ अभी तो मैं। जब हम इस पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो भाई कुछ नहीं, मीन्स अगर कम पोटेंशियल है, 5 kV है, 10 kV है, 15 kV है, 20 kV है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब सही चल रहा होता है। लेकिन जब यही पोटेंशियल जब ज़्यादा बढ़ जाता है, मीन्स
जब ये 30 के एबव जाने लगता है तो क्या होता है कि जो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या होगा, 30 kV पर सेंटीमीटर से जब बढ़ जाता है तो इसमें जो यहाँ पे इसके आईक्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मैंने बताया कि यहाँ पे फ्री आयन यहाँ पे होते हैं, आयनाइज्ड पार्टिकल, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जब वोल्टेज बढ़ता है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में उनकी वेलोसिटी जो है बढ़ जाती है। और क्या होता है कि उनकी एक ऐसा वोल्टेज, हम इतना बढ़ाते जा रहे हैं मान लो वोल्टेज को, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, जब एक ऐसा वोल्टेज आएगा कि जब इन इलेक्ट्रॉन्स की, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, उनकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी कि मीन्स उनकी काइनेटिक वेलोसिटी, मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर इतनी हो जाएगी कि जब वो यहाँ के न्यूट्रल पार्टिकल को भी अगर हिट करते हैं ना, स्ट्राइक करते हैं, तो वो उसके जो न्यूट्रल पार्टिकल है उसके जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे स्ट्राइक करके उसे भी वहाँ से निकाल देंगे और उन्हें भी फ्री इलेक्ट्रॉन बना देंगे। और यही प्रोसेस, अगर वोल्टेज इतना है कि यही प्रोसेस अगर कुछ कम्युलेटिवली चल रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि एक दूसरे को हिट करके, और यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। इसी की वजह से हमारा कोरोना जो है फॉर्मेशन होने लगता है। और ये कब तक होगा, अगर वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जब तक स्पार्क ना हो जाए, जब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। मीन्स इसका रिज़ल्ट जो है स्पार्क आ सकता है बाद में, जब अगर ये वोल्टेज इतना बढ़ जाए कि ये इसका भी ऐसे सीन यहाँ पर बनेगा, इसका तो बन ही रहा है, और जब ये स्पेस और बढ़ता जाए दोनों एक में तो स्पार्क हो जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा टाइम आएगा। तो ये तो हो गया हमारा कि कोरोना का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब बात करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। इम्पोर्टेंट टर्म्स, तो यहाँ पर जो हम पहला टर्म ले रहे हैं, मान लो कि अपना क्रिटिकल डिस्ट्रिप्टिव वोल्टेज, जिसे हम VC से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज होता है जिस पे कोरोना होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इट इज मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना अकर। तो मैं एक काम करता हूँ इसे, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो मैं इसे काम करता हूँ नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ पहले कि मान लो दो कंडक्टर ऐसे गए हुए हैं, इनका रेडियस मैंने R मान लिया, और इनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस जो है वो हमने D मान ली, मान लो, ठीक है। और तो जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला होगा वो होगा V/R log ED/R। तो ये हमारा इसके पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होगा, ठीक है, इसके केस में। और यहाँ पर जो R है हमारा वो इनकी रेडियस है, रेडियस ऑफ कंडक्टर, और D जो है सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन है D। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या है ये, G हमारा है पोटेंशियल ग्रेडियंट एट कंडक्टर सरफेस। तो कोरोना के फॉर्मेशन के लिए इस G की वैल्यू जो है हमारी एयर के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए। तो मैं लिखता हूँ टू फॉर्म्ड कोरोना वैल्यू ऑफ G मस्ट बी इक्वल टू ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ एयर, ठीक है। मीन्स अब एयर की ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करें तो हम, ये मैंने एक बार आपको बता रखा है, फिर भी दोबारा बताता हूँ। एक बार मैंने बताया था आपको, पहले भी बताया था एक बार, तो मैं इसकी बात करूँ तो इसकी वैल्यू होती है हमारी G नोट की, मीन्स एयर ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये 30 kV पर सेंटीमीटर, और ये जो वैल्यू होती है वोल्टेज की हमारी मैक्सिमम के केस में होती है, ठीक है, मैक्सिमम। और अगर यही वैल्यू, अगर RMS वैल्यू की बात करें हम,
तो ये हो जाएगी हमारी कुछ 21.2 kV सेंटीमीटर आती है RMS वैल्यू में। तो ये हमारी एयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, जिस पे एयर भी एक कंडक्टर की तरह काम करने लगती है। अब हमें क्या देखना है कि जो V है हमारा वो बराबर है VC के, कब? जिस पे कोरोना जो है फॉर्मेशन होने लग रहा है। मीन्स जो मैंने अभी बताया आपको कि क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज जो है हमारा वो VC है। तो वो कौन सा वोल्टेज था हमारा? जहाँ पर कोरोना फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो मैं क्या लिखता हूँ, द वोल्टेज एट विच कोरोना फॉर्मेशन बिगिन। तो V बराबर VC हो जाएगा और G जो होगा हमारा बराबर G नोट पे हो जाएगा, जहाँ पर एयर जो हमारी ब्रेकडाउन हो जाएगी VC, यहाँ पर हमारा R log E D/R kV पर सेंटीमीटर। एक फॉर्मूला ये है हमारा। अभी क्या है, तो अभी क्या है, हमने जो ये वैल्यू देखी है अभी G नोट की 30 kV पर सेंटीमीटर मैक्सिमम के लिए, और G नोट की वैल्यू देखी 21.2 kV सेंटीमीटर RMS के लिए। तो ये जो होती है कि स्पेशल कंडीशन के लिए होती है। मीन्स वेदर की एक स्पेशल कंडीशन, मीन्स कि 25 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए। हमारी जो सराउंडिंग हमारे वेदर का जो टेम्परेचर होना चाहिए उस टाइम 25 होना चाहिए, और जो 26 cm मरकरी का प्रेशर होना चाहिए उसमें। तो ये उस कंडीशन के लिए वैल्यू है। अगर ये वैल्यू कम ज़्यादा होती है तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी ये भी घटेगी बढ़ेगी। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो G नोट की वैल्यू मैंने ये लिखी है, ये है ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एयर एट 76 cm ऑफ मरकरी मीन्स Hg, एंड यही लिख देता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज का फॉर्मूला जो बनता है, क्या बनता है, क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज का जो फॉर्मूला बन रहा है VC बराबर, तो VC बराबर ये वाली टर्म इधर चली जाएगी इसके साथ, G नोट R log E D/R। तो ये बन रहा है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अभी ये एक स्पेशल वेदर मतलब कंडीशन होगी ना कि 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 76 G का उसका प्रेशर होना चाहिए वहाँ का। अब क्या करते हैं कि भाई अगर कंडीशन चेंज हुई तब के लिए हमें लिखना है, तब क्या करेंगे, इफ़ कंडीशंस चेंज। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमारी एयर की डेंसिटी चेंज होती है तो वहाँ पर हमारा जो इफ़ डेंसिटी ऑफ एयर चेंज G नोट ऑल्सो चेंज। तो क्या करते हैं इसके लिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हमारा एयर डेंसिटी फैक्टर होगा डेल नाम से, तो उसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। उसके लिए क्या देखते हैं क्या है ये हमारा, तो ये हमारा डेल हो गया। एक और चीज़ है, मान लो अगर सरफेस की कंडीशन चेंज होती है, हमारी सरफेस की कंडीशन मीन्स रफ़ है या फिर उस पर हमने पॉलिश कर रखा है, स्मूथ है, ये हो गया। तो क्या है वहाँ पर हमारा एक इरेगुलरिटी फैक्टर होता है, ये आता है उसके लिए। तो अगर हमारा सरफेस कंडीशन जो है, सरफेस कंडीशन के लिए हमारा एक M नोट जो है, इसे हम जानते हैं इरेगुलरिटी फैक्टर, यहाँ से आता है, जिसकी वैल्यू जो है हमारी स्मूथ सरफेस के लिए 1 होती है। मीन्स ये पॉलिश है, अगर वो स्मूथ है वो, तो उसकी वैल्यू जो है हमारी 1 होगी, पॉलिश्ड कंडक्टर। और अगर ये रफ़ है मीन्स इरेगुलर है, तो इरेगुलर के लिए हमारी सरफेस है, तो उसके लिए हमारी जो ये M नोट की वैल्यू है वो हमारी M नोट है जो हमारा, उसके लिए
एम नोट इसके लिए क्या होता है, लेस देन 1। तो अब हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बनता है, क्या करना है बस कि इसमें इस डेल की और इस एम नोट की मल्टीप्लाई कर दी नहीं है यहाँ पे, जिससे कि हमारा तो इसका चेंज भी उसमें कैलकुलेट हो जाए, मीन्स इसके चेंज का उस पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े वीसी का। तो मैं एक पेज ले लेता हूँ दूसरा। तो हम क्या देखते हैं कि क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज का जो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आता है वो कुछ वीसी बराबर जी नोट एम नोट डेल आर लोग ई डी बाय आर आता है, ठीक है, जो कि इसकी यूनिट की बात करें कि केवी पर फेज। तो ये हमारा क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला आया है। तो चलिए हम अपनी सेकंड जो टर्म है हमारी उसकी तरफ चलते हैं। तो वो है हमारी विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसे डिनोट हम करते हैं वी स्मॉल वी से, और इट इज़ द मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज। तो ये वोल्टेज होता है जिस पे फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज ये भी होता है जिस पे हमारा कोरोना ग्लो जो है अपीयर होने लगता है, विजिबल होने लगता है। तो वो हमारा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज होता है, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना ग्लोज अपीयर ऑल अलोंग द लाइन कंडक्टर। मीन्स वो फॉर्मेशन तो उसका पहले ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो विजुअल एक इफेक्ट है वो थोड़ा बाद में होता है। तो उस वोल्टेज की जिस पे होने विजुअल इफेक्ट हमें दिखता है उस पर हम उसे क्या बोलते हैं, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो मैं लिखता हूँ। तो वी वी इजकल्स टू एम वी मैं बता रहा हूँ कि अभी आपको। तो जी नोट डेल आर, तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं है, एक ये वाली टर्म हमारी ऐड हो जाएगी 1 + 0.3, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा डेल आर लोग ई डी बाय आर। ये तो पहले वाला ये के वी पर फेज, ठीक है। तो मैं अभी एक बार दोबारा बता देता हूँ इसमें। तो जो हमारा पहले हमने देखा था कि क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज के लिए जो फॉर्मूला, और इसमें कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सेम होता है, बस थोड़ा सा अंतर है कि जो हमारा ये वाला यहाँ पर जो फैक्टर है ये दूसरा है, मीन्स अनोदर इरेगुलरिटी फैक्टर। इसके लिए क्या है, इसके लिए भी फॉर स्मूथ सरफेस जो एम वी की वैल्यू है वो तो 1 ही रहेगी, लेकिन जो इरेगुलर सरफेस के लिए क्या है, इसकी वैल्यू इस एम नोट से थोड़ी डिफरेंट होती है। इसलिए मैं इसे लिखवा रहा हूँ दोबारा से, होती कम ही है लेकिन डिफरेंट होगी, इरेगुलर सरफेस। और हमारी एक ये टर्म ऐड हो गई है इसमें। तो और सब सेम है इसके जैसे, ये बस ये जो है थोड़ा सा इसमें इसकी वैल्यू, वैसे अगर आपको न्यूमेरिकल आता है या फिर कुछ ऐसा आता है तो इसकी वैल्यू वो हमें क्वेश्चन में दे के रखेगा, लेकिन और बस ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला इतना कठिन भी नहीं है याद करना। तो अब आता है हमारा थर्ड टर्म जो होती है पावर लॉस, थर्ड पावर लॉस ड्यू टू कोरोना। तो अब आती है पावर लॉस की बात। तो पावर लॉस जो होता है हमारा इसके कोरोना की वजह से, तो जो हमारी वहाँ पर लाइटनिंग इफेक्ट जो दिख रही है हमें, कुछ लॉस तो वहाँ पर होगा हमारा, कुछ हीट वहाँ से जनरेट होती है उसकी वजह से होगा, और कुछ साउंड वहाँ से जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से होगा, और कुछ केमिकल एक्शन होता है कंडक्टर के, जब कोरोना होता है ना तो उसके ऊपर कुछ केमिकल एक्शन होगा, वहाँ पर कुछ लॉस होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ लाइट की फॉर्म में होगा, कुछ हीट की फॉर्म में होगा, कुछ साउंड जो आ रही है उसकी फॉर्म में भी होगा, एंड कुछ वहाँ पर जो केमिकल उसके सरफेस पे कुछ केमिकल जो एक्शन होगा उसकी। मेरा मतलब ये था यहाँ पर कि जो मैंने बताया था आपको डेफिनेशन में भी कि वहाँ पर ओजोन प्रोडक्शन होता है इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, तो वहाँ पर कुछ केमिकल एक्शन होगा, उसकी में जो हीट हमारी ये एनर्जी जो है लॉस होगी, मीन्स पावर जो लॉस होगी उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे केमिकल एक्शन में, केमिकल एक्शन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है
वैसे तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्या है। 242.2 एफ प्लस 25 अपॉन में डेल रूट आर बाई डी वी माइनस वी सी का स्क्वायर इंटू में 10 की पावर -5 किलोवाट किलोमीटर पर फेज़। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसके लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेयर, हमारा जो यहाँ पर एफ है, जो हमारी सप्लाई होगी, जो वोल्टेज उसमें जा रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो हमारी एफ है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा वी है वो हमारा फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज है, आरएमएस वैल्यू है उसकी। और जो हमारा वी सी है वो हमने भी जो पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, वो है, ये भी हमारी आरएमएस में रहेगी। ठीक है, तो अब आती है बात कि मैं एक आपको देखो, अगर आप डिप्लोमा या फिर डिग्री तक की बात कर रहे हो तो अगर ये फॉर्मूला वहाँ पर अगर आप याद रखते हो या फिर ये लिख देते हो, बहुत बढ़िया, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ी एडवांस या फिर थोड़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो मैं आपको बताऊं कि ये फॉर्मूला जो होता है हमारा फेयर वेदर के लिए होता है। मींस जो मैंने अभी कंडीशन बताई थी आपको 25 डिग्री और 76 cm ऑफ मरकरी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा, उसके लिए है ये। तो मीन्स यहाँ पर लिख दूँ मैं, ये होता है हमारा एप्लीकेबल फॉर फेयर वेदर। अगर पेपर में आता है तो आप इतना ही लिख के छोड़ सकते हो अगर आपको लगता है कि ठीक है, और अगर आपको याद रखना है तो मैं ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ एक और, जो कि स्टॉर्मी वेदर में के लिए। मीन्स अभी बता रहा हूँ, P बराबर 224 F प्लस 25 डेल R बाई डी V 0.8 VC स्क्वायर इंटू में 10 की पावर -5 किलोवाट kV किलोवाट किलोमीटर पर फेज़। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा स्टॉर्मी वेदर के लिए एप्लीकेबल होगा, स्टॉर्मी वेदर कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। स्टॉर्मी वेदर से मेरा मतलब है कि बारिश का मौसम हो रखा हो, बिजली कड़क रही हो और मीन्स ह्यूमिडिटी बढ़ रखी हो एयर की हमारी, जबकि कंडीशन के लिए ये है। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ इस फॉर्मूले में भी, बस यहाँ पर 0.8 आ गया है और ये वैल्यू जो है हमारी 242.2 से 224 आ गया है, बस इतना अंतर है। तो ये हमारा पावर लॉस ड्यू टू कोरोना का फॉर्मूला हो गया। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। मैं इसका एक दूसरा पार्ट बना दूंगा जिसमें मैं फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना इफेक्ट, इसके बारे में डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।